नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। इतनी सारी एएमसीज़ हैं, एएमसीज़ यानी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें भी इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे एक अच्छी स्कीम को। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि आप कैसे एक अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला है फ़ंड परफॉर्मेंस। आप देखिए कि जो स्कीम है यानी जो फ़ंड है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है पास्ट टाइम में। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो डेफ़िनेटली आप उसको अपनी जो लिस्ट है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी जो लिस्ट है उसे उससे हटा सकते हैं। अगर फ़ंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी अच्छी फ़ंड की परफॉर्मेंस और एक एवरेज परफॉर्मेंस से अच्छा रिटर्न उसने दे रहा है। और हाँ, एक चीज़ नोटिस कीजिए, यदि आप इक्विटी फ़ंड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आप कभी भी 1 साल, 2 साल या 3 साल एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मत देखिए। अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल। द स्टैंडर्ड इज़ 10 ईयर्स। आप देखिए कि 10 ईयर्स में उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही। यदि 10 ईयर्स वो टॉप 3 फंड्स में रहा है या टॉप 3, आप टॉप 5 मान लीजिए, यदि पिछले 10 सालों में वो टॉप 5 की लिस्ट में रहा है, भले चाहे पहले पे रहा हो, 5वें पे रहा हो, पिछले 10 सालों में अगर वो टॉप 5 की लिस्ट में रहा है तो आप उसे एक अच्छा फ़ंड मान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है वो है फ़ंड साइज़। अगर फ़ंड बड़ा है तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो फ़ंड क्यों बड़ा है। देखिए, पहला कारण इसका ये हो सकता है कि फ़ंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से उसकी एनएवी बढ़ी और आज फ़ंड का साइज़ इतना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा कारण उसका ये भी हो सकता है कि फ़ंड ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया जिसकी वजह से फ़ंड का साइज बढ़ गया। अब बात करते हैं कि क्या आपको बड़े फ़ंड में लगाना चाहिए या छोटे फ़ंड में लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यदि आप छोटे फ़ंड में लगाते हैं, अगर फ़ंड का साइज़ छोटा है तो क्या होता है कि फ़ंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिल जाती है। मीन्स कहने का मतलब एयूएम छोटा रहेगा तो फ़ंड मैनेजर उसको फ्रिक्वेंटली अपने हिसाब से इधर उधर जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यदि फ़ंड का साइज़ बड़ा है तो वहाँ मतलब ये रहता है कि फ़ंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी ऐसे स्टॉक्स खरीदने पड़ सकते हैं जस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। मतलब सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं कि इतना आपको इसमें रखना ही रखना है। अब फ़ंड मैनेजर चाहता है कि मैं इतना खरीदूं, लेकिन ज़्यादा फ़ंड वो कैश में रख नहीं सकता, तो उसकी मजबूरी है कि वो स्टॉक्स खरीदे। और कई बार ये स्टॉक्स बिलो द एवरेज हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़े फ़ंड का एक फ़ायदा ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इस वजह से उसका साइज़ बड़ा हो सकता है। छोटे फ़ंड का ये फ़ायदा है कि इन्वेस्टर उसको फ्लेक्सिबली जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब तीसरी पे आते हैं हम, फ़ंड का पोर्टफोलियो। यदि आप थोड़ा और डीप में जाना चाहें तो आप फ़ंड का पोर्टफोलियो देखिए उसमें किस तरह के स्टॉक्स हैं, इक्विटी कितना है। यदि डेट फ़ंड का पोर्टफोलियो है तो आप देखिए कि उसमें जो पेपर्स लिए गए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्या वो AAA कैटेगरी के हैं या AA+ हैं, AA- हैं, A हैं, ये क्या हैं। आप ये फ़ंड का पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, तीसरा स्टैंडर्ड ये था। चौथा स्टैंडर्ड क्या है, क्या फ़ंड की एज देखिए, क्योंकि जो फ़ंड जितना पुराना होगा उसको एनालाइज करने में उतनी ही आसानी रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी इक्विटी फ़ंड में से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि लंबे समय में उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी रही। अब लंबे समय में आप तभी इन्वेस्टमेंट देख पाएंगे यदि वो फ़ंड पुराना होगा। तो एक तरीका ये भी है एक अच्छी स्कीम को जज करने का। चौथा स्टैंडर्ड है पोर्टफोलियो टर्नओवर। क्या उस फंड का जो मैनेजर है, उस फंड की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, क्या उनको फ्रिक्वेंटली परचेज एंड सेल करते हैं, उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो क्या है। यदि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ज़्यादा है, इसका मतलब जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी एग्रेसिव है, ही इज़ बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज़ फ्रिक्वेंटली। तो ये एक तरह से देखा जाए तो रिस्की भी है, क्योंकि फ़ंड मैनेजर मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेना चाहता है। ऊपर से यदि कोई फ़ंड मैनेजर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहा है तो डेफिनेटली उस पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो कम होगा। मतलब ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो फंड्स के रिटर्न हैं उन्हें आप कंपेयर कीजिए कि आप वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कैसे रहते हैं। यदि एग्रेसिव होने के बाद भी किसी फ़ंड के
रिटर्न कम रहते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखने के बाद भी किसी फंड के परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो आपको लॉन्ग टर्म वाला चूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ स्टेबल, दैट इज़ लेस रिस्की. ही इज़ नॉट टेकिंग शॉर्ट टर्म strategies to take buying and selling decision on fund. And वारेन बफेट जी ने भी कहा है कि जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट है वो एक पॉइजन की तरह है जिसे बच्चों से दूर रखना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 3 months, 4 months, 6 months. We can have a long term view depending on the surroundings we are having. We can take a long term view. इसके अलावा स्कीम के रनिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी स्कीम के रनिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो उस स्कीम की जो NAV है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टर को ही देने होते हैं, और वो इन्वेस्टर कैसे देते हैं, वो उसके जो रिटर्न है उसी से कम हो जाते हैं. जो NAV है उस पर उसका फ़र्क पड़ता है. यदि एक्सपेंसेस रेशो सपोज 2.5% है और रिटर्न 15% है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो रिटर्न रहेगा वो 12.5% है, क्योंकि 2.5% तो आपका एक्सपेंस रेशो में ही चला गया. तो इस तरह से यदि एक्सपेंस रेशो कम है तो आप उस फंड को चूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपके गोल क्या हैं. यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं तो आप एक एग्रेसिव इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मगर अगर आप सोच रहे हैं कि साल 2 साल 6 महीने 3 महीने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको डेट फंड चूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे आर सिक्योर, दे आर नॉट एज वॉलेटाइल एज इक्विटी फंड्स आर. सो आपको देखना चाहिए कि आपकी गोल्स क्या हैं. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रिस्क थोड़ा कम हो, इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन रिस्क थोड़ा कम हो, तो आप हाइब्रिड कैटेगरी के फंड चूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड इक्विटी. ठीक है. इसके अलावा ब्लू चिप, मतलब जो लार्ज कंपनीज़ हैं, स्टेबल कंपनीज़ रहती हैं, स्टेबल ग्रोथ रहती है इनकी, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स यू कैन चूज़ द स्कीम. आप केवल रिटर्न के पीछे नहीं भाग सकते. यदि आप चाहते हैं कि आपको 6 महीने इन्वेस्ट करना है और 6 महीने में आप चाहते हैं कि जो एनुअल आपका रिटर्न है वो 10%, 15%, 20% आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू शुड बी रियलिस्टिक एंड यू शुड नो व्हाट इज़ योर रिस्क एपेटाइट, व्हाट इज़ द टाइम होरिजन you are going to take for that. So in that condition you should take all these measures while calculating or selecting your scheme. Now I will summarize all the factors. The first is fund performance, second is fund portfolio, third is fund age, fourth is fund size, fifth is portfolio turnover ratio, sixth is scheme running expenses, and the last is your goals. तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए. बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच.